ज़रा-हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ज़िला कुर्रम में मज़ीद 2 हलाकतें हुई हैं, वहाँ पर हालात गंभीर हैं, लोग बदस्तूर धरने पर हैं सख्त सर्दी के बावजूद। उनकी आवाज़ आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा बर-ए-सग़ीर में आर्ट और कल्चर की 2 बड़ी शख्सियात, भारत के एक तबला नवाज़ और एक फ़िल्म मेकर चल बसे हैं, उनके क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। साथ ही एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे हमारे एक फॉर्मर तर्जुमान के हवाले से जो हाल ही में फ़ौज से रिटायर हुए हैं। उनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर बयानिया की लड़ाई में, थोड़ा सा उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं जो इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों की तरफ से 25 सिविलियंस को सज़ाएँ सुनाने के बाद। हम जानते हैं कि 9 मई के ये केसेस काफ़ी अरसे से चल रहे थे। फ़ौजी अदालतों ने 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई हैं। उसके बाद से एक रिएक्शन है जो आ रहा है, पहले यूरोप से आया, बरतानिया से आया, अमेरिका से भी आया, और तनकीद हो रही है कि ये जो फ़ौजी अदालतें हैं ये इंसानी हुकूक के जो कवानीन हैं, उसूल हैं, उसके बरख़िलाफ़ हैं। तो मुल्क के अंदर ये बात हो रही है कि ये गवर्नमेंट ने जो PTI से बात करने का शुरू की है, जो आगाज़ किया है, क्या ये बैरूनी दबाव की वजह से हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि वेस्ट में इस पर तशवीश बढ़ रही है। तो देखो, मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक तो इंटरनेशनल प्रेशर फील हो रहा है। अगर आप सिर्फ देखें, और अभी मैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये जो रिचर्ड ग्रेनेल साहब ने जो बॉल फेंका था ना, फ्री इमरान खान वाला, अब आप देख रहे हैं वो क्या पॉइंट हुए हैं, किस ओहदे पे आए हैं? नाम सम काइंड ऑफ स्पेशल एडवाइजर। अब ट्रम्प के मतलब करीब, कोई ट्रम्प के करीब तो है, ट्रम्प के करीब है। मैट गेट्स भी ट्रम्प के करीब है, उसको ओहदा नहीं मिला, वो भी लगा हुआ है, क्योंकि एक दफ़ा वो एक मोमेंटम शुरू होता है ना, तो फिर सब अंदर कोरस बन जाता है। बिल्कुल। क्लॉडिया वेब साहिबा, फॉर्मर ब्रिटिश MP, जेरेमी कॉर्बिन, वो सब आए हुए हैं। अच्छा, मतलब कि देखो, ये सिर्फ ये नहीं है कि ट्रम्प या रिपब्लिकन्स की बात हो रही है। ये जो क्लॉडिया वेब और कॉर्बिन साहब हैं, ये लेफ्ट के हैं, UK के हैं। रो खन्ना भी आई बिलीव इज अ डेमोक्रेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने नहीं ख्याल, लेकिन वो भी अगेन थोड़ा सा एक बाई पार्टिजन किस्म की फील आ रही है। और क्योंकि और अब थोड़ी सी एक बैक एंड फोर्थ भी चल रही है ना, जैसे कि हुकूमत के जो वज़रा हैं या PMLN की जो सोशल मीडिया टीम है, वो फिर इन पर तनकीद करते हैं। तो पॉइंट इज़ कि अभी ट्रम्प हुकूमत आई नहीं है और इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर इसका असर ना हो। कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे नहीं ख्याल के। मतलब पहले ही हमारे गवर्नमेंट के वजीर कह रहे थे कि हाँ, ट्रम्प के आने से क्या होगा, मैक्सिमम वो 1-2 ट्वीट कर देंगे। लेकिन ट्वीट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट भी आप वो भारी होती है, वो भारी ट्वीट होती है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के करीबी साथियों की ट्वीट्स भी का भी एक इम्पैक्ट तो यकीनन होता है। तो ज़्यादा कंसर्न जो है, कल हमने देखा कि ये जो हमारा GSP+ प्रोग्राम है EU वाला, जो हमारे ट्रेड के लिए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए बड़ा अहम है, उस हवाले से काफ़ी कंसर्न आ रही है कि वो उसको रिविज़िट कर सकते हैं। जी वो सर साहब, कल ये खबर आई थी। अच्छा, मसला ये नहीं है कि सियासी दबाव तो कोई भी हुकूमत बर्दाश्त कर जाती है, ठीक है यार, ये भगे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। असल मसला ये कि जब मईशत पे पैर पड़ता है, और पाकिस्तान आपको पता है IMF के साथ उसका जुड़ना ज़रूरी है, और आपको पता है कि IMF में सबसे ज़्यादा वोट अमेरिका के हैं, वर्ल्ड बैंक में भी सबसे ज़्यादा वोट अमेरिका के हैं, और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के जो 3 तजारती साझेदार हैं, सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद यूरोपीय यूनियन, उसके बाद गल्फ़, और फिर है UK। तो ये हम ऐसे नहीं ले सकते कि अगर 4 में से 3 जो माशी पिलर्स हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो कोई भी हुकूमत हो कान तो ज़रूर धरेगी। भले वो ये कहे कि जी सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, लेकिन फ़र्क पैंदा है। अब मसला ये है कि यूरोपीय यूनियन ने जो बयान जारी किया है, उसमें वो बाकायदा एक मुदल्लिल बयान है। उसमें कहा है कि देखें जी, हर GSP+ का मतलब है कि जिस मुल्क की जो बरामदात हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, एक तरह की इमदाद है पसमानदा ममालिक के लिए। तो GSP+ का स्टेटस जिन ममालिक को भी हासिल है, उन्होंने बाकायदा हमारे साथ एक कन्वेंशन पे दस्तखत किए, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है
इंसाफ से मुतालिक, कानून, सोशल और लीगल राइट्स से मुतालिक। फिर उन्होंने वन बाय वन कहा कि हर मुल्ज़िम को शफ़ाफ इंसाफ के हुसूल का हक़ है। ये वो कन्वेंशन है जिस पे पाकिस्तान ने साइन किए हैं। हर मुल्ज़िम को मुनासिब कानूनी इमदाद हासिल करने का हक़ है और हर फैसले की तफसील पब्लिक लेवल पे मुश्तहर करना ज़रूरी है। ये 3 पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। तो जब हम इन 25 के मुकदमात देखते हैं तो हमें ये एक लाइन का फ़ैसला तो आ गया कि जी 2 साल या 10 साल कैद हो गई। फ़ैसला क्या है, किन दलाइल की बुनियाद पे दिया गया, हम तो समझ सकते हैं, हम तो आदी हैं, लेकिन उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल पेश हो सकती है। फिर उन्हें एक और कन्फ्यूजन भी है कि जब आपके पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का, देन व्हाई मिलिट्री कोर्ट्स। तो अब ये कि GSP+ जो है ये हम समझते हैं कि ये एक सॉफ्ट पावर है EU के लिए, जिसको वो इन्वोक करते हैं अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो हम देख रहे हैं कि यूरोप अमेरिका का जो रोल है, चाहे वो गज़ा में हो, हर जगह हो, कि जब अब उसके बाद जब ये आते हैं किसी को लेक्चर देने ह्यूमन राइट्स पे, तो थोड़ा सा बंदा सोचता है 100%। लेकिन उन्हें शर्मिंदा करने से हमारा मसला हल नहीं होगा। नहीं अगेन देखिए, बिल्कुल आई मीन आई 100% एग्री विद यू। हम बात कर सकते हैं कि यार इनकी हिपोक्रेसी तू किस मुंह से बोल रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये वो लीवर्स हैं इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसको हम हल्का नहीं ले सकते। फैक्ट ऑफ में देख लें कितना नचाया गया। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अनवर इकबाल डॉन के हमारे नुमाइंदे वाशिंगटन में, वो इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम यही बात कर रहे थे कि बैरूनी दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाज़ाहिर लग रहा है कि गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। वाशिंगटन में आप क्या सुन रहे हैं, उस पर वाकई में तशवीश है ये इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए, मैं एक बात इस पे कहता हूँ हमेशा, हमारे यहाँ इस्लाम एक इशू है, रिलीजन है ना, तो कोई भी बात हो तो रिलीजन पे हम बोलते ज़रूर हैं। ये मतलब नहीं होता कि बोलने वाला सही रिलीजन पे अमल करता है और बहुत मजहबी आदमी है। इसी तरह डेमोक्रेसी जो है वेस्ट में, इंक्लूडिंग वाशिंगटन, एक इशू है जो वो समझते हैं, जिसे वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आप कहीं भी किसी चीज़ की क्लियर वायलेशन करेंगे, उस पर रिएक्शन आएगा, लंदन से भी आएगा, ब्रसल से भी आएगा और वाशिंगटन से भी आएगा। अब ये जो है कि सिविलियंस का ट्रायल, आप जितना कह लें कि सिविलियंस का ट्रायल जायज़ है, दुरुस्त है, हमने सही किया, इन्होंने हमला किया था, वेस्ट उस पर ज़रूर रिएक्ट करेगा कि आपने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में क्यों ट्राई किया। तो ये इसका जो सबसे अहम वजह है इस रिएक्शन की, उसकी वजह ये है कि इनका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है। अच्छा, तो अनवर, ये जो अब जो हम ट्वीट स्टॉर्म देख रहे हैं एक तरह से, रिचर्ड ग्रेनेल हो गया, और जाहिर है कि पहले हम ये देखते थे कि रिचर्ड ग्रेनेल साहब कुछ ट्वीट करते थे तो उनको कोई 100-150 रीट्वीट्स, लाइक्स मिलती थी, अब उनको हज़ारों में मिल रही हैं। तो एक तो ये जो रीट्वीट का हेरोइन है ना, ये बड़ा एडिक्टिव है। एक दफ़ा एक टीका लगाया, फिर आप चाहते हैं बार बार टीके लगाए। इज ही इन अ पोजीशन टू अफेक्ट पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में? क्योंकि एक यहाँ से तो लग रहा है कि एक कोरस बन रहा है। जी, अभी तो बात वाज़ेह नहीं है। 2 बात ये हुई है, एक जो आपने बात की, इनको टीका लगा और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में चली गई इनकी लाइक्स। अब तो ये भी इनको मजा आ रहा है, लेकिन साथ उनको ये भी एहसास है कि लाइक्स सारी की सारी पाकिस्तान से आती हैं, जो इतनी कोई यूजफुल नहीं है इनके लिए यहाँ अमेरिका में। लेकिन 2 बातें, एक तो यह है कि वो खुद इंटरेस्टेड थे जब भी उन्होंने बयानबाजी शुरू की थी, ठीक है। दूसरा, वो जो स्टोरी हुई उनके यहाँ के उनके गे होने पे जी, उससे वो अनॉय हुए। अच्छा, हमारे यहाँ लोग भूल गए, हमारे यहाँ तो शायद कोई अगर सियासतदान गे के तौर पे आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको नुकसान पहुंचे। यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान खुद तो चिढ़ जाता है। तो उनमें चिढ़ भी आ गई। आप उनके ट्वीट्स देखें, उसमें सबसे ज्यादा अमल है चिढ़ का, बहुत चिढ़े हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट इसका ये हुआ है कि कम से कम 2 हफ्तों से पीटीआई से जितने अब होमोफोबिया था ना, वो हटी है। क्योंकि पहले वो यही होता था ना, बिल्लो रानी ये वो, अब क्योंकि वो अब आपका हीरो बन गया है, तो आपको थोड़ी सी अपनी आइडियोलॉजी को भी चेंज करना पड़ा है। तो अनवर साहब, पहले भी जब आपसे बात हुई, हमने ये देखा कि एक बात मानना पड़ेगी कि पीटीआई की ज़बरदस्त लॉबिंग जो है, ये उसका भी एक रिफ्लेक्शन है, चाहे वो बरतानिया में हो, अमेरिका में हो। ये जो मौजूदा जो रिएक्शन देख रहे हैं हम, ये आप ये हिंट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है?
सिर्फ वो नहीं है, पीटीआई का बहुत बड़ा हिस्सा, और पीटीआई ने अमेरिका में बड़ी अक्लमंदी की है। उन्होंने ये किया कि अपने आप को एज पीटीआई अलहदा कर दिया है और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बना ली हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है फर्स्ट पाकिस्तानी ग्लोबल, और उसकी जो करता धरता है उसके 2 आदमी, एक डॉक्टर उस्मान मलिक हैं और एक हैं मोहतरमा महलका समदानी। ये जो जस्टिस समदानी थे जिन्होंने भुट्टो साहब के फांसी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में भुट्टो साहब के फेवर में फैसला दिया था, उनकी साहबजादी हैं। वो बहुत एक्टिव है उनकी तंजीम, और इस तरह 3-4 और तंजीमें बना ली हैं, क्योंकि उसमें फ़ायदा होता है कि जब अलग अलग तंजीमें हैं तो मुख्तलिफ उसको फाइनेंस भी कर सकते हैं, फंड रेजर भी कर सकते हैं, उनसे इंगेज भी रहते हैं। तो पीटीआई वाले मुसलसल इंगेज रहते हैं। आपको आपके वाले से खबर भी दे दूँ, अब वो 3 जनवरी को वो मिल रहे हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेस लॉ मेकर से हल्फ वफादारी के बाद के अगले कांग्रेस में किस तरह काम किया जाए, और मेरा ख्याल है बहुत जल्दी एक कांग्रेस में हियरिंग करेंगे, कांग्रेचुअल हियरिंग करेंगे ये मिलिट्री कोर्ट्स पे। वाह, ठीक हो गया। ठीक है अनवर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए। अच्छा, और दूसरी बात यह कि अगर मैं अमेरिकन माइंड से सोचूं वाशिंगटन में बैठ के, तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब, ईरान, मिस्र या इसराइल नहीं है। तो यहाँ तो ज़रा सा भी कुछ होगा जो उनके लिए एक पत्ते का काम करेगा तो वो तो उसे हिलाएंगे। अब बाइडन इंतज़ामिया से अगली इंतज़ामिया को जहेज़ में मिसाइल टेक्नोलॉजी का मसला बनाया मिल रहा है। अब बाकी आएगा सियासी आज़ादियों का मसला और सिविल राइट्स का मसला, जो कि अमेरिका के मुंह से ठीक कह रहे हैं आप लोग कि जेब नहीं देता, लेकिन हम क्या करें कि वो सुपर पावर है और हम उसके दस्ते नगर हैं। वो जितना भी नॉन सीरियस हो, बड़े लोगों की बड़े बातें हैं, हम जैसे लोग तो उनको नहीं कह सकते ना, साईं ऐसे ना करें, आपको अच्छा नहीं लगता, हमें अपना देखना है। बिल्कुल सही। एक और इसमें जो पॉइंट है वो बड़ा मज़ेदार सा है कि सालों तक, पता नहीं 1.5 साल तक तो ये रजीम चेंज, अब 1 सेकंड के लिए इसको गेम करते हैं ना, गेम थ्योरी करते हैं, ठीक है। बाइडन ने रजीम चेंज करवाई, खान साहब का तख्ता उल्टा, और फिर उनके बाद ये एक मनपसंद सेटअप उनका आया है। उस मनपसंद सेटअप के साथ आपका क्या रवैया रहा है? कोई एंगेजमेंट हुई थी? हाँ, क्या IMF की कंडीशंस में बहुत कोई बेहतरी आई? क्या कोई एड आया? क्या मिसाइल प्रोग्राम पर सैंक्शंस नहीं लगे? राइट, तो वो जो लॉजिक, मतलब अब मैं जानता हूं कि इसमें लॉजिक का कोई किरदार नहीं है, बस बोल दिया तो हो गया। लेकिन अगर आप प्रूफ्स देखें ऑन द ग्राउंड, हाँ, तो कौन सा बंदा एक किसी को हटाकर अपने ही लोगों को बिठाकर फिर उनको पनिश करता है? मतलब लॉजिक इज नॉट देयर। बस ये कि पीटीआई को ये है कि अगर हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, हाँ, वो अमेरिका अपने मफादात में भले दबाव बढ़ाए ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो नो हार्म, है ना। तो लेकिन आई थिंक अमेरिका इस वक्त ऐसा कौन सा काम पाकिस्तान से निकलवाना चाह रहा है, या उसकी गोट अटकी हुई है कि वो एक आदमी के लिए दबाव डालेगा? सवाल ये है। हाँ, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा बंदा एक्सट्रैक्ट कर ही लेता है, लेकिन हाँ, कोई मेजर चीज़ तो हो ही नहीं रही आजकल। चलें, तो एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो करेंगे। हमारे साबिक DG ISPR थे गफूर साहब, वो रिटायर कर गए, थोड़ा उनकी खिदमत पर बात करेंगे। हम अक्सर ये कहते हैं और सुनते हैं कि हम एक बदकिस्मत कौम हैं, क्योंकि हम अपने मौसनों को याद नहीं करते, उनकी खिदमत का एतराफ़ नहीं करते। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने सोचा कि क्यों ना अपने एक हालिया दौर के एक मौसम की खिदमत का एतराफ़ किया जाए, ताकि कुछ हमारी याददाश्त भी ताज़ा रहे, कुछ तारीख़ के साथ भी इंसाफ हो जाए। बात है जनाब आसिफ गफूर साहब की, जो इस हफ़्ते अपने इदारे से सुबुकदोश हो गए, रिटायर हो गए। उनका आखिरी ओहदा था बतौर सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। इससे पहले वो 1.25 साल बलूचिस्तान में को कमांडर भी रहे, लेकिन अपने जिस डिस्टिंग्विशिंग स्टिंट के लिए वो याद रखे जाएंगे वो था बतौर DG ISPR। उन्हें इस ओहदे पर जनरल बाजवा लेकर आए। जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हुई थी 2016 नवंबर में, और महज 2 हफ्तों के अंदर उन्होंने जो पहली अहम अपॉइंटमेंट की थी वो आसिफ गफूर साहब की थी, कि उन्होंने कहा कि फ़ौज का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसे आप संभालें।
उसमें हमने देखा कि आसिफ गफूर साहब का ज़ाहिर है कि मेन जॉब था कि अपने बॉस की इमेज बिल्डिंग, इदारे की पब्लिक रिलेशनिंग, और फिर जो बयानिए की लड़ाई है उसमें वो बहुत ज़बरदस्त बन के उभरे। और हमने देखा कि आने वाले बरसों में मुल्क की जो 4 अहम शख्सियात थीं उसमें से वो एक थे। प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के वो अब जेल में हैं, जो DGISI थे वो उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, जो आर्मी चीफ थे वो खामोशी से रिटायर हो गए, लेकिन आसिफ गफूर साहब की ज़बरदस्त जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूड रही उस दौर के बाद। मतलब दौर बदल गए, बॉस बदल गए, लेकिन उनका काम अच्छा चलता रहा। तो वो एक ऐसे ज़बरदस्त प्रोफेशनल सोल्जर थे कि उनको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ना टैंकों की ज़रूरत थी, ना F-16 की, ना हथियार की। उनका हथियार था ट्विटर और सोशल मीडिया, जिसे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया। ये उन्हें इंटरनेशनल मीडिया में खिताब मिला ट्विटर जनरल का। उन्होंने हमारे अज़ली दुश्मन भारत को 12 मौक़ों पर ज़बरदस्त जवाब दिया। भारत के आर्मी चीफ के जो बयानात आते थे उसका वो बराह रास्त अपने ट्विटर हैंडल से जवाब देते थे। भारतीय मीडिया जब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करता था या तनकीद करता था तो आसिफ गफूर साहब दिन हो या रात हो अपने ट्विटर अकाउंट से उनको उससे जवाब देते थे। इसी तरह हमने देखा कि कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है उसे भी उजागर करने में उन्होंने दिन रात एक किया, और कश्मीर में जो मज़ालिम होते रहे, जिस तरह से मोदी सरकार ने उसे हथियाने की कोशिश की, उसको भी वो उजागर करते रहे। मुल्क के अंदर अगर बात की जाए तो 2017 में हमने देखा कि मुल्क के अंदर जो हमारे नादान सहाफ़ी हैं उनको भी उन्होंने टैकल करने की कोशिश की अपनी तरफ से। आपको याद होगा कि डॉन पर उनकी ख़ास नज़र करम थी, इनायत थी, और अक्सर वो डॉन में जो ख़बरें छपती थीं उसको वो करेक्ट करते थे। डॉन लीक्स का जो मामला था उस पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ कि डॉन के एडिटर और उस नामा नगार सिरिल अलमेडा के हवाले से जो भी शिकायतें हैं वो APNS सहाफ़ियों की जो एडिटर्स की जो ओनर्स की जो बॉडी है उसको भेजा जाएगा। लेकिन आसिफ गफूर साहब ने समझा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्होंने ट्वीट में कहा कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। ये उनका एक बहुत ही करेजियस एक्ट था कि उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले कौन होते हैं ये तय करने के लिए, हम बताएंगे कि कैसे मामलात को आगे लेके चलना है। इसी तरह से वो जो ब्रीफिंग्स दिया करते थे जो TV पे लाइव चलती थी उसमें हमने देखा कि एक दफ़ा उन्होंने मल्टी मीडिया एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें उन्होंने हमारे मुल्क के सफ़े अव्वल के नादान सहाफ़ियों के हवाले से बताया कि वो ट्विटर का किस तरह गलत इस्तेमाल करते हैं और किस तरह वो अफवाहें एग्जैजरेशन करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं इनके साथ निपटा जाएगा। उनका एक बयान छपा जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जब हमें लगा कि ये तनकीद मुल्क के लिए नुकसानदेह है तो फिर हम कोई रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे। तो वो बता रहे थे कि सब्र के साथ हम चल रहे हैं, हमें मज़ीद ना छेड़ा जाए। इसी तरह से हमने देखा कि उनका मुल्क के अंदर सहाफ़ियों और कुछ सहाफ़ी ऐसे जो मुल्क से बाहर बैठे हैं उनके साथ उनके क्लैशेस जो है वो ट्विटर पे चलते रहते थे, ट्विटर की जीनत बनते थे, जिसमें वो बाहर बैठे कुछ सहाफ़ियों को कभी कभी कहते थे कि आप जलते हैं हमसे, उनको मशवरा देते थे कि आप बर्नॉल लगाएं तो आपकी जलन कम होगी। इसी तरह से उनका जो एक कुत्ता था, ज़ोरो उसका नाम था, वो हम कहते थे कि साईं तो साईं, लेकिन साईं का कुत्ता जो है वो भी मशहूर हुआ इंटरनेशनली मीडिया में, उसकी खबरें छपी ज़ोरो की, क्योंकि वो जो बाहर बैठे हुए भटके हुए सहाफ़ी हैं उनको कहते थे कि वफ़ादारी ये होती है, इवन कुत्ता भी जो है वो अपने मालिक के साथ वफ़ादार होता है, आप कैसे लोग हो, कहाँ से आप आए हो। आसिफ गफूर साहब जो है हमारे नौजवानों में बहुत मकबूल थे, क्योंकि वो बारहा ये बात करते थे कि हमारे यहाँ 5th जनरेशन जो वॉरफेयर है उससे निमटने का एक ही तरीका है कि हम नौजवान नस्ल को आगाह करें कि हम किन ख़तरात में घिरे हुए हैं, हमें सोशल मीडिया को, ट्विटर को किस तरह इस्तेमाल करना है लड़ने के लिए। और इसके लिए वो काफ़ी तरबियती नशिस्तें रखते थे, ISPR में इंगेज करते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाके ट्रेनिंग्स भी देते थे, वसाइल भी देते थे, ताकि 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम बड़े मौसर तरीके से हम मुकाबला कर सकें। वो सहाफ़ियों को बारहा तलकीन करते थे कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें, क्यों इतनी नेगेटिविटी आप फैलाते हैं। जब इमरान खान साहब आए तो वो इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई को 2018 को, लेकिन उसके अगले ही दिन जब ये क्लियर हो गया कि RTS बैठ चुका है, इमरान खान साहब को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा वतो इज़्ज़ो मन तुशाओ वतो ज़िल्लो मन तुशाओ। उन्होंने कहा
इस तरह से भी उन्होंने जो है लोगों को इशारों की ज़बान में समझाने की कोशिश की कि ये सब मालिक का किया धरा है, इसमें यहाँ पे बैठे लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि वो सेलिब्रिटीज़ में बहुत मशहूर थे, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हों, हमारे एक्टर्स हों, हमारे सिंगर्स हों। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर मुसलसल वो तस्वीरें लगती थीं जिसमें वो एक जम्मे गफ़ीर में होते थे, लोगों के साथ उनका बड़ा उठना बैठना था। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के हलकों में बहुत मशहूर थे और एक सेलिब्रिटी जनरल के तौर पर उभरे। इसी वजह से हमने देखा कि उनकी जो ये खिदमात थी, ज़बरदस्त खिदमात थी, और कोई चाहे मुल्क में उसको अप्रीशिएट करे ना करे, जनरल बाजवा ने उसे अप्रीशिएट किया और फिर नवंबर 2020 में उन्होंने प्रमोशन दिया कि वो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हो गए। मेरी उनसे सिर्फ एक मुलाकात थी और उसमें वो बहुत ही खुलूस के साथ मिले, चाय उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिलाई और The tea was interesting. Fantastic. और उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने बताया कि मुल्क कैसे चल रहा है, उसको कैसे चलाना है, उसमें मेरी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि यार हम लोग सारा दिन मनफी खबरें करते हैं, उन्होंने जो हमें सबक पढ़ाया हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक और जो अपने जाहिर है कि बहुत खिदमत है, तो एक और जो है वो कि इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इकोनॉमी पर भी इनका एक बहुत असर था, क्योंकि एक नई पौध वहाँ पर सामने आई थी। कुछ पता पुरानी पौध थी जिनको फिर रीपैकेज किया गया था और तो उनका भी काफ़ी ठीक ठाक, मतलब उन्होंने पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में क्या रोल प्ले किया। सिंथिया रिची याद है ना? मतलब देखें टूरिज्म, हम अक्सर कहते हैं कि यार गुणों को आना चाहिए, इस मुल्क को देखना चाहिए। मैं ख्याल जितनी टूरिज्म सिंथिया रिची ने की है इस मुल्क में, जहाँ जहाँ वो घूमी है, मेरा ख्याल है कि हम में से कोई नहीं वहाँ पहुँच सकता। तो एक ब्रिलियंट माइंड था, पहुँचना चाहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। तो अब रिटायर होने का ये मतलब नहीं है, अब मुल्क को उनकी खिदमत से इस्तेफादा करना चाहिए, बल्कि हाँ ज़ाया नहीं करना चाहिए ऐसे टैलेंट को। तो आसिफ गफूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बजाय अगर उन्हें वजीर दाखिला बना दें, हाँ मतलब वो अगले सोचेंगे। सबसे अहम कॉल उसका आप भूल गए कि अगर 6 महीने के लिए मीडिया मनफी खबरें देना बंद कर दे तो इस मुल्क के हालात सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद हम बात करेंगे कुर्रम की। ज़िला कुर्रम में नवंबर में शुरू होने वाली कत्लो गारत में अब तक 130 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं, कत्ल हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, उस वक्त से लेके आज तक पेशावर पाराचनार का रोड भी बंद है और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब जो एक पीडियाट्रिशियन है पाराचनार के DHQ हस्पताल में, उनके मुताबिक क्योंकि अद्वियात नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पर सही खुराक नहीं पहुँच रही, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल नहीं पहुँच रही हीटिंग के लिए, तो तकरीबन पाराचनार शहर में 51 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। फैसल ईदी साहब जो वहाँ पर अभी एयर एम्बुलेंस लेके गए थे, कुछ मरीज़ों को वहाँ से पेशावर मुंतकिल भी किया है, वो भी इस फिगर की तस्दीक करते हैं। लेकिन इस दौरान एक और सानिया हुआ है। इतवार की शाम को इसाक हुसैन और वसीम हुसैन, ये दोनों पाराचनार के रिहायशी थे जो पिछले 6-7 सालों से बैरून मुल्क थे और वो अपने घरों तक वापस जाना चाह रहे थे। वो गए पेशावर से हंगू और फिर हंगू से पाराचनार की तरफ, और कुछ इतलात, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आगे जिन ग्रोहों ने इस रोड को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, जो लोगों को यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं करने देते, उनको भी शायद कांटेक्ट करके उनको भी कुछ पैसे दिए कि इन लोगों को आप वहाँ से जाने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको वहाँ से रोका गया, रास्ते पर रोका गया, उनको अपनी गाड़ियों से निकाला गया, उनको गोली मार कर फिर उनका सर कलम किया। और ना सिर्फ ये, इस पूरी वारदात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड की गई। पाराचनार में हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन नमाज जनाजा पर गए और वहाँ से हमारे लिए ये रिपोर्ट पेश कर। जनाजे गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले उचत में पाराचनार के 2 जवान शहीद इसहाक और शहीद वसीम के हैं, जो अब पाराचनार प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में रखे गए हैं। पाराचनार के इंजुमन सेक्रेटरी इंजुमन हुसैनी जलाल बंगश का कहना था कि ये जनाजे शहीदों की नहीं बल्कि रियासत का जनाजा है जो गुज़िश्ता 76 दिनों से पाराचनार को मैसूर बना के रखा है।
शहीदों के नमाज जनाजा के अदायगी के बाद पाराचनार मरकज़ी इमाम बारगाह में शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उसके बाद पाराचनार प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में शहदा के जनाजे से खिताब करते हुए जलाल बंगश ने कहा कि 76 दिनों से पाराचनार को महसूर रखा गया है। तो इस वक्त पाराचनार प्रेस क्लब के सामने धरना जारी है और दोनों शहदा के जनाजे भी धरने में रख के एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहदा के जनाजे के मौका पर ज़िला भर से लोगों ने शिरकत की और याद रहे कि ये दोनों शहदा शहीद वसीम और इसहाक 5 साल बाद जो मुसाफिर थे दूसरी वतन में अपने घर के लिए कमाई कर रहे थे, 5 साल बाद अपने घर आ रहे थे। इसहाक हुसैन और वसीम हुसैन के कत्ल से 2 दिन कबल पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई जुमे के रोज़, और वहाँ पर कुछ इक़दाम लेने का फ़ैसला किया गया। हमने कल भी इस पर रिपोर्टिंग की थी। एक तो कि तकरीबन 399 लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हाईवे पर। ये भी ऐलान किया गया कि 1 फरवरी तक जितने भी वहाँ पर मुसल्लह अफराद हैं जिनके पास हैवी वेपन्स हैं वो अपने बैंक बंकर्स को डिसमेंटल करें और अबैंडन करें और अपने हथियार फेंक दें। जैसे जावेद हुसैन हमें बता रहे थे, पेशावर में पिछले 5 दिनों से एक धरना जारी है शदीद सर्दी में, और जाहिर है कि इस सानिया के बाद वो इस कॉज को भी उन्होंने अपने धरने में शामिल कर दिया है। तो वहाँ पर जावेद हुसैन ने वहाँ के मुकामी लोगों से पूछा कि आपकी क्या राय है बिलखसूस जो एपेक्स कमेटी के फैसले किए हैं, इस इलाके हुकूमत की कोई रिट है या नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 5वां दिन है हमारा धरना जारी है। उसकी असल वजह यह है कि कुछ 76 दिन हो गए, 2.5 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे तमाम ज़मीनें रास्ते बंद है और इंतहाई इंसानी अलमिया बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सूबाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर गरीब बच्चों ख़वातीन की क्या गलती है कि तमाम रोड्स बंद कर दिए गए हैं। तब तक ये शुहदा समेत ये धरना जारी रहेगा और जब तक हमारे रास्ते महफूज नहीं किए जाते। इस जुल्म के खिलाफ कब वो लोग आवाज उठाएगी। यहाँ पर जुल्म अजीम जारी है। यहाँ पर अभी तक 70 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। हमारे बच्चे अस्पतालों में शहीद हो रहे हैं, सहूलियात नहीं है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है, ईंधन की कमी है, गैस बिल्कुल नहीं है तमाम घरों में, और बाकी इलाके में भी गैस की सहूलत ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, अब हमें अफसोस है कि हर तकलीफ में तूरी कौम ने उनके साथ शाना बशाना मदद किया, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत अभी तक खामोश तमाशाई बैठी हुई है, क्योंकि उनके 5 गेट यहाँ से निकलते हैं। 5 गेट्स अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी बंद किए और पाकिस्तान की हुकूमत भी अभी तक वो गेट खोलने में भी नाकाम है कि खरलाची गेट खोले, दूसरा गेट खोले। ये आवाम मर रही है और इसको अपनी सियासत की फिक्र है कि वो KPK की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे सहूलियात नहीं पहुंचा रहा। KPK की हुकूमत कभी इमरजेंसी लगा रही है, कभी क्या लगा रहे, इमरजेंसी लगा रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ट्रक इमदाद भी यहाँ पर नहीं पहुंचाया। इस इमरजेंसी का क्या फायदा जब आप सिर्फ दवाइयां हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रहे हैं। आए आप देखिए ना, ये तमाम मेडिकल स्टोर खाली पड़े हुए हैं। कौन सी दवाइयां किधर आ रही है, कहाँ आ रही है। और KPK की हुकूमत को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वजीर आला साहब, आपको अभी तक इधर आना नसीब नहीं हुआ, और ये वजीर साहब मौसूफ, उनको इधर आना चाहिए, देख ले क्या है यहाँ पे, रियलिटी क्या है, आवाम से मिले ना, आप बात करें ना आवाम के साथ। एपेक्स कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि अल्लाह ना करे किसी इलाके में मिसहैप होते हैं तो वहाँ पे हम ठीक ठाक कार्रवाई करेंगे, उन इलाकों को हम क्लियर कराएंगे। तो मेरा ख्याल है कल जिस अंदाज से इन 2 मुसाफिर लोगों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इवन इनको ज़बह किया गया है, तो ये देखें, ये जनाजे फिर तो एपेक्स कमेटी के मुंह पे तमाचा है, फिर तो एपेक्स कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनके मुंह पे तमाचा है। तो मैं ये कहूँगा एपेक्स कमेटी में जितने बैठे हुए लोग हैं कि वो ये देखें, ये जनाजे जिस तरह यहाँ पे आया है कि रियासत की रिट को कौन चैलेंज कर रहा है, कौन चैलेंज नहीं कर रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जहाँ पे रियासत की रिट चैलेंज होती है वहाँ पे कार्रवाई की जाए, और रियासत की रिट हमेशा इन्हीं इलाकों में चैलेंज होती है। जी, तो यह है पाराचनार की सूरत हाल। कल हम जब महमूद जान बाबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि
माजी में भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो गवर्नमेंट सिर्फ इमीडिएट इशू को टैकल करती है, जो कोर प्रॉब्लम है, जो रूट है, जो रूट कॉज, उसको कोई नहीं एड्रेस करता, चाहे वो ज़मीन का तनाज़ा है, असलहा इतना ज़्यादा है। लेकिन इस दफ़ा तो ये जो हालात हम देख रहे हैं वो इसको भी नहीं टैकल कर पा रहे हैं। मतलब इतने हालात ख़राब होने के बावजूद 2.25 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने होने को आए हैं, और अगर अभी भी शहर के अंदर इस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, हमें दूसरी साइड का भी पता नहीं है कि उनकी क्या शिकायतें हैं, उधर क्या रिएक्शन हो रहा है। हमें जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं वो हमें शहर से ही आ रही हैं। वी शुड आल्सो बी क्लियर अबाउट दिस। जाहिर है कि दूसरे फरीक के भी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहेंगे कि भाई पहले उन्होंने ये किया था, वो कहेंगे अब ये कर रहे हैं। तो ये एक साइकिल ऑफ जो रिवेंज और वायलेंस है, और हम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें बाहर के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे ज़रूर, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो तो 100% लोकल ही है ना। ये जो ज़मीन का तनाज़ा है, तो आई मीन एक मिनिमम रिस्पांस तो देखना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक तो हमने वो मिनिमम रिस्पांस कमेटी के इजलास के चंद दिन के अंदर ये हो जाए। जुमे को बात सही है ना कि क्या रेट है। जुमे को एपेक्स का इजलास होता है, वीकेंड पे उसकी तफसीलात आती हैं। तफसीलात आने से पहले इन दो लोगों को वहाँ पर रोक कर एग्जीक्यूट करके फिर उनकी नुमाइश की जाती है सोशल मीडिया पर। अब यूजुअली हम सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हक में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो एक बात जो की है एपेक्स कमेटी की ही मीटिंग में, तो उन्होंने कहा है कि ये क्रैकडाउन ज़रूरी है वहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िरकावारियत और इश्तियाल अंग्रेजी को फैलाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज वन केस इन विच सोशल मीडिया ब्लैकआउट इज एक्चुअली जस्टिफाइड। लेकिन बहरहाल वो एक माइनर सी बात है। मेन बात तो है कि पहले कत्लो गारत तो रोको और रोड को किसी बिल्कुल जी। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। दिसंबर बहुत भारी महीना कहा जाता है, लेकिन ये दिसंबर वाकई बहुत भारी इन मानों में साबित हुआ कि 2 आलमी शोहरत याफ्ता आइकॉनिक शख्सियात अपने साथ ले गया है, और अभी कुछ दिन और बाकी हैं इस महीने के। डायरेक्टरों के डायरेक्टर कहे जाने वाले शाम बेनेगल, कल उनके इंतकाल की खबर आई तवील अदालत के बाद। जनूबी एशिया में रिवायती कमर्शियल सिनेमा के मुतवाज़ी ज़िंदगी के हक़ाइक़ से करीब तर फिल्मसाजी की पहली ईंट तो हम सब जानते हैं कि सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे अजीम लोगों ने रखी, और फिर उसे जिन लोगों ने बाकायदा एक तहरीक की शक्ल दी, उनमें शाम बेनेगल का नाम बहुत ऊपर है। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के 90 बरस हैं उसमें से 50 बरस फिल्म को दे दिए। उनकी जो बहुत सारी फिल्मों में इस वक्त जो मेरे जहन में आई हैं, जो कि वाकई मार्कातुल आरा हैं 1973 से लेके और सन 2000 तक, उनमें निशांत, कलयुग, भूमिका, सरदारी बेगम, वेल्डन अब्बा, मामू और सज्जनपुर के नाम मुझे याद आ रहे हैं। 1976 में इन्हें हुकूमत भारत ने पद्म श्री दिया, और 1996 में पद्म भूषण जो आला तरीन सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा। 18 नेशनल फिल्म अवार्ड शाम बेनेगल साहब ने लिए, जो दादा साहब फाल्के जो एक तरह से नोबेल प्राइज़ कहलाता है हिंदी सिनेमा का, वो शाम साहब को मिला। अच्छा, आज जो हिंदी सिनेमा है वो ग्रेजुअली जो मेगा कमर्शलिज्म का दौर है उससे पीछे हट रहा है, और अब लोग अपने इर्द गिर्द की जो छोटी छोटी कहानियां हैं छोटे छोटे शहरों की, उनमें छुपा बड़ापन देखना चाहते हैं। और नौजवान डायरेक्टर्स की एक पूरी खेप है जो शाम बेनेगल और उनसे पहले सत्यजीत रे ने जो तहरीक शुरू की थी उसको लेके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार मैं आप लोगों को वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि शाम बेनेगल की एक मार्कातुल आरा फिल्म है मंथन। ये जो है गुजरात की जो रियासत थी उसमें दूध की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी किसानों की, उनके मौजू पे बनाई गई थी कि किस तरह एक शख्स गरीब तरीन आदमी ख़ुद को कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ के और इत्तेहाद का मुजाहरा करके ख़ुद को एम्पावर कर सकता है। सॉलिडारिटी का मैसेज। ये मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन एशिया की ये पहली फिल्म है मंथन जो कि
क्राउड फंडिंग है जिसकी हुई। अच्छा, 5 लाख जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर थे उन्होंने चंदा दिया, तब जाके ये फिल्म बनी। अच्छा, फिर इसका अभी 50 साल जब इसके पूरे हुए तो इसको कलर्ड किया गया और नया प्रिंट बिल्कुल डिजिटाइज किया गया, और कान का जो फिल्मी मेला है उसमें खुसूसी तौर पे इसकी नुमाइश हुई। बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो 50 साल बाद वहाँ नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं। अच्छा, ये सिर्फ फिल्में नहीं बनाते थे, ये लोगों को भी बनाते थे। मसलन शबाना आज़मी को जो पहला चांस मिला 1973 में, इनकी जो श्याम बेनेगल की फिल्म थी अंकुर, उसके जरिए मिला। एक मराठी टीवी न्यूज़ कास्टर होती थी समीता पाटिल जी, उसको इन्होंने श्याम बेनेगल साहब ने जो शायकीन बहुत बड़े फैन थे, हम खुद बड़े फैन थे। कौन नहीं, अर्थ में वही है ना। तो करोड़ों फिल्म शायकीन के दिलों की धड़कन जो है समीता पाटिल को, वो श्याम साहब का हाथ है। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, खलभूषण खरबेंद्रा, ये बड़े ट्रेंड थिएटर के अदाकार थे, लेकिन इनको जो सिल्वर स्क्रीन पे लाए और उनको एक बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी बनवाई, उसके पीछे भी जाहिर है श्याम बेनेगल साहब है। अच्छा, बड़े जो लोग हैं वो नहीं होते जो खुद बुलंदी पे पहुंच के खुद चमकते हुए और फिर गुरूब हो जाएं। बड़े वो लोग होते हैं जो उनके साथ के लोग होते हैं ना, उनको बड़ा बना के चले जाएं। तो उसमें श्याम साहब इस तारीफ पे मेरा ख्याल है पूरे उतरते हैं। उससे भी पहले पिछले हफ्ते 15 दिसंबर को जो आलमी म्यूज़िक आइकन है जाकिर हुसैन साहब, उनका इंतकाल हो गया 73 बरस की उम्र में। जाकिर हुसैन के वालिद उस्ताद अल्लाह रखा खान ही उनके उस्ताद थे। 7 साल की उम्र में जाकिर हुसैन ने अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। BBC ने एक बहुत पुराना 1980 के अशरे में एक इंटरव्यू लिया था, उसकी एक झलक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। खान साहब से दोहरा रिश्ता है, बाप और बेटे का और उस्ताद और शागिर्द का भी जी। इनमें से ज़्यादा मजबूत कौन सा रिश्ता है? क्योंकि एक ही खून है और एक ही काम है। कहना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस्ताद मेरे पहले हैं और उस्ताद में सभी आ जाता है, क्योंकि उस्ताद बाप भी होता है, उस्ताद भी होता है, और हर चीज़ में, हर ख्याल में, हर काम में एक तरह गाइड होता है, तो उसी में सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। अच्छा, विरासत में मिलना एक चीज़ होती है, फिर उस पर अपनी जो शनाख्त कायम करना। मतलब जाकिर हुसैन का जो असल तबला तो ज़ाहिर है उन्हें बजाना ही था, बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन का जो असल काम था वो ये था कि तबला जो है एक मंडली या ऑर्केस्ट्रा का एक हिस्सा होता था। तो इस तुफैली साज को सोलो परफॉर्मेंस के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना असल में जाकिर हुसैन का कारनामा ये है। और उसके बाद ज़ाहिर है मुंबई से लॉस एंजलिस तक जो भी म्यूज़िक फैकल्टीज़ थी सब जाकिर हुसैन को जानने लगी। उनका एक मशहूर एल्बम है मेकिंग म्यूज़िक। बैनुल अक़वामी म्यूज़िक का फ्यूजन किस तरह होता है वो अगर आप एल्बम सुने तो आपको अंदाज़ा होगा। जो उरूज आफ्ताब है जो जी उनका ये कहना है कि अगर मैं वो एल्बम ना सुनती तो मैं उरूज आफ्ताब नहीं हो सकती थी। ये उसका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, जाकिर हुसैन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों की जो म्यूज़िक फैकल्टीज़ हैं उनमें बतौर जुज़ वक्ती उस्ताद वाबस्ता रहे। इनको पद्म भूषण हुकूमत भारत की तरफ से मिला, 4 ग्रैमी अवार्ड मिले। अच्छा, जाकिर हुसैन की उंगलियों के बारे में कहा जाता था कि ये थिरकती नहीं हैं बल्कि इनसे बिजली निकलती है।